नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई या वो जिंदा बच गए? क्या लाल बहादुर शास्त्री को जहर दिया गया था? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जानबूझकर गलत दवा दी गई? क्या दीनदयाल उपाध्याय को ट्रेन से धक्का दिया गया था? क्या संजय गांधी के प्लेन से छेड़खानी की गई थी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज तक किसी को नहीं मिले। कमेटियां बनी, जांच हुई और रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज मैं आपको भारत के उन राजनेताओं की बात बताऊंगी जिनकी मौत आज भी एक पहेली बनी हुई है। ये वो नाम है जिन्होंने देश को दिशा दी, लेकिन उनके जाने का तरीका इतना रहस्यमय रहा कि आज तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला। सवाल सिर्फ एक, क्या ये सिर्फ हादसे थे या इनकी मौत के पीछे कोई और राज छुपा था? शुरुआत करते हैं सबसे बड़े रहस्य से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वही नेताजी जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेजों को ललकारा। 18 अगस्त 1945 को कहा गया कि ताइवान के पास एक जापानी प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी उसमें थे। बताया गया कि जलने से उनकी मौत हो गई। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जो अब तक अधूरी है। पहली बात, उस प्लेन क्रैश का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ना तो जापानी रिकॉर्ड्स में पूरी डिटेल्स हैं, ना किसी चश्मदीद गवाह की पुख्ता गवाही। सरकार ने इस पर 3 जांच कमीशन बिठाए। 1956 में शाहनवाज कमेटी, 1970 में खोसला कमीशन और 1999 से 2005 तक मुखर्जी कमीशन। तीनों में अलग अलग नतीजे आए। शाहनवाज कमेटी ने कहा कि हाँ, प्लेन क्रैश में मौत हुई। खोसला कमीशन ने भी यही माना, लेकिन मुखर्जी कमीशन ने 2005 में कहा कि ताइवान में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। ये एक बड़ा खुलासा था। कमीशन ने कहा कि नेताजी की मौत नहीं हुई थी और वो जिंदा रहे थे, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब सवाल है कि अगर वो जिंदा रहे तो कहां गए? कुछ लोग कहते हैं कि वो रूस चले गए और वहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया। कुछ का मानना है कि वो साधु बनकर भारत लौट आए। फैजाबाद में एक संत थे, गुमनामी बाबा, उनके बारे में दावा किया जाता है कि वो नेताजी थे। उनकी मौत 1985 में हुई। उनके कमरे से नेताजी से जुड़ा तमाम सामान मिला था। 2016 में सरकार ने नेताजी से जुड़ी 100 फाइलें सार्वजनिक की। उनमें यह बात सामने आई कि भारत सरकार नेताजी पर नजर रखती थी, उनके परिवार की जासूसी भी होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद सरकार को लगता था कि नेताजी जिंदा हैं या वापस आ सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि वो 1945 में मर गए, तो इतनी जासूसी क्यों? ये फाइलें बताती हैं कि 1960 और 1970 के दशक में भी सरकार को नेताजी की खबर मिल रही थी। आईबी और सीबीआई की रिपोर्ट्स में बार बार नेताजी के जिंदा होने की संभावना पर चर्चा होती थी। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक। कश्मीर मुद्दे पर बहुत मुखर थे। उनका नारा था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। वो चाहते थे कि कश्मीर में परमिट सिस्टम खत्म हो। आर्टिकल 370 को वो चुनौती देते थे। 1953 में मुखर्जी ने कश्मीर जाने का फैसला किया, वो भी बिना परमिट के। उनको रोका गया। 11 मई 1953 को जम्मू में उनको अरेस्ट कर लिया गया। श्रीनगर की एक कोठी में नजरबंद किया गया। फिर उनको श्रीनगर की एक छोटी जेल में शिफ्ट किया गया। जेल के हालात बहुत खराब थे। डॉक्टर मुखर्जी को ड्राई प्लूरेसी और कोरोनरी की समस्या थी, जिसमें फेफड़ों की परत में सूजन रहती है और सीने में दर्द के साथ साथ सांस की तकलीफ भी होती है। गिरफ्तारी के करीब 1.5 महीने बाद 23 जून 1953 को उनकी हालत बिगड़ी। कहा गया कि हार्ट अटैक आया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया गया, लेकिन मुखर्जी को पेनिसिलिन से एलर्जी थी। ये बात सबको पता थी, डॉक्टर को भी बताया गया था। फिर भी वो इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई और रात में उनकी मौत हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय मुखर्जी के साथ थे। उन्होंने बाद में कहा कि मौत स्वाभाविक नहीं थी। उन्होंने इसे नेहरू की रणनीति बताया। वाजपेयी का आरोप था कि जवाहरलाल नेहरू मुखर्जी को खत्म करना चाहते थे।
क्योंकि मुखर्जी कश्मीर मुद्दे पर नेहरू की नीतियों के सबसे बड़े विरोधी थे। कुछ और बातें भी संदेह बढ़ाती हैं। मुखर्जी के परिवार को सही जानकारी नहीं दी गई, उनकी मां को ढंग से नहीं बताया गया कि क्या हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ नहीं है, बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले। मुखर्जी के साथियों ने कहा कि उनको जानबूझकर गलत दवा दी गई। उस वक्त नेहरू जी लंदन में थे, इसलिए मौलाना आजाद एक्टिंग प्रधानमंत्री थे। उन्होंने शव को दिल्ली लाने की इजाजत नहीं दी और सीधे कलकत्ता भेज दिया गया। 2003 में मुखर्जी की 50वीं पुण्यतिथि पर फिर सवाल उठे। बीजेपी नेताओं ने जांच की मांग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फाइलें फिर से गायब, कोई ठोस जवाब नहीं। मुखर्जी परिवार आज भी कहता है कि उनकी मौत को हत्या माना जाना चाहिए। तीसरा रहस्य, लाल बहादुर शास्त्री, देश के दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को जवाब दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। लेकिन उनकी मौत की कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी नेताजी की। 11 जनवरी 1966 की रात उज्बेकिस्तान का ताशकंद शहर, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता साइन हो चुका था। यह समझौता यूएसएसआर की मध्यस्थता में हुआ था। रात को शास्त्री जी अपने कमरे में गए। रात के करीब 1:30 बजे के आसपास वो खांसते हुए उठे। अपने स्टाफ को बुलाने के लिए वो दूसरे कमरे में गए, क्योंकि उनके कमरे में फोन नहीं था। जब तक डॉक्टर चुग वहां पहुंचे, शास्त्री जी की हालत बिगड़ चुकी थी। कहा जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया और सुबह तक उनकी मौत हो गई। लेकिन यहां से शुरू होता है सवालों का वो सिलसिला जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। पहला सवाल, शास्त्री जी के शरीर पर नीले और सफेद निशान थे, वो निशान कैसे आए? अगर उन्हें सिर्फ हार्ट अटैक आया था तो ये निशान क्यों? डॉक्टर आर.एन. चुग उनके साथ ताशकंद में थे। उन्होंने बाद में कहा कि शास्त्री जी के शरीर का रंग बदला हुआ था, ये पॉइजनिंग के संकेत हो सकते थे। पत्नी ललिता शास्त्री ने अपनी गवाही में कहा था कि शास्त्री जी का चेहरा और शरीर नीला हो गया था। शरीर इतना फूल गया था कि उनकी बनियान फाड़नी पड़ी थी, कुर्ता भी मुश्किल से उतरा। बाद में जब कुछ लोगों ने चेहरे पर धब्बों की तरफ इशारा किया तो किसी ने जल्दी से चंदन का लेप लाकर पूरे चेहरे पर लगा दिया, लेकिन चंदन की कोटिंग के बावजूद वो धब्बे छुपाए नहीं छुप सके। दूसरा सवाल, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? किसी भी संदिग्ध मौत में पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। उनका शव सीधे भारत लाया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि यूएसएसआर नहीं चाहता था कि पोस्टमार्टम हो, क्योंकि अगर जहर की बात सामने आती तो बड़ा विवाद खड़ा होता। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि नीला रंग होने का मतलब है कम हीमोग्लोबिन, जो जहर या दम घुटने से मौत की तरफ इशारा करता है। शरीर का फूलना जो सड़ने की निशानी है, ठंडे तापमान में 48 घंटे बाद ही होता है, लेकिन शास्त्री जी के शरीर को उसी दिन भारत ले आया गया। तीसरा सवाल, गर्दन के पिछले हिस्से पर पट्टी क्यों थी? शास्त्री जी के परिवार वालों ने देखा कि उनकी गर्दन के पीछे गहरे कट के निशान थे। अगर सिर्फ हार्ट अटैक था तो गर्दन पर एक घाव कैसे आए? क्या किसी ने उनका गला दबाया था या फिर उन्हें कोई इंजेक्शन दिया गया था? चौथा सवाल, थर्मस फ्लास्क कहां गया? उस रात शास्त्री जी को दूध पीने के लिए एक थर्मस दिया गया था। वो थर्मस उसके बाद कभी नहीं मिला, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कई लोगों को शक है कि उस दूध में जहर मिलाया गया था। हो सकता है कि थर्मस को छुपा दिया गया हो ताकि सबूत ना मिले। पांचवा सवाल, डॉक्टर की डायरी गायब। शास्त्री जी की मौत पर डॉक्टर चुग ने एक डायरी लिखी थी जिसमें उस रात की सारी घटनाओं का जिक्र था। वो डायरी भी गायब हो गई। आखिर किसको डर था उस डायरी से और क्या था उस डायरी में? ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिले। शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री ने कई बार सरकार से मांग की कि सच सामने लाया जाए। 2009 में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई, जवाब आया कि फाइलें गायब हैं। 2009 में आरटीआई एक्टिविस्ट अनुज धर ने केस किया। सरकार ने कहा कि कुछ दस्तावेज चोरी हो गए हैं। 2016 में अनुज धर की किताब आई, हु किल्ड शास्त्री। उस किताब में दावा किया गया कि सीआईए की इसमें भूमिका हो सकती है, क्योंकि शास्त्री जी अमेरिका के खिलाफ थे और यूएसएसआर के करीब थे। सीआईए एजेंट रॉबर्ट क्रॉली ने पत्रकार रेगरी डगलस के साथ एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर होमी भाभा की मौत सीआईए की करतूत थी। ये बहुत बड़ा खुलासा था, लेकिन इसे कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शास्त्री जी की मौत से पाकिस्तान को फायदा हुआ। ताशकंद समझौते में भारत को उतना फायदा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। युद्ध में हमने जीत हासिल की थी, लेकिन जमीन वापस करनी पड़ी। शास्त्री जी की मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और राजनीति की दिशा बदल गई।
चौथा रहस्य है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत। भारतीय जनसंघ के एक और बड़े नेता जिन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, आरएसएस के विचारक और संगठनकर्ता, लेकिन उनकी मौत भी रहस्य में डूबी हुई है। 10 फरवरी 1968 की रात पंडित दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ से पटना जाने के लिए सियालदा एक्सप्रेस में सवार हुए। आधी रात के बाद जौनपुर में उन्हें आखिरी बार जिंदा देखा गया। ट्रेन रात 1:40 पर वाराणसी में रुकी, फिर मुगल सराय की तरफ बढ़ी। रात 2:10 पर जब ट्रेन मुगल सराय पहुंची तो दीनदयाल ट्रेन में नहीं थे। 10 मिनट बाद उनका शव प्लेटफॉर्म से कुछ दूर मिला। उनके हाथ में 5 रुपए का नोट था। आधिकारिक बयान यह था कि वो ट्रेन से गिर गए और उनकी मौत हो गई, लेकिन सच इतना सीधा नहीं था। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे जो सिर्फ गिरने से नहीं आ सकते थे। माथे पर गहरी चोट थी, शरीर के कई हिस्सों पर जख्म थे। उनके साथी नानाजी देशमुख ने तुरंत आरोप लगाया कि यह हत्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उनको मरवाया है, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। दीनदयाल का असर बढ़ रहा था और कांग्रेस को खतरा महसूस हो रहा था। मांग के बाद सीबीआई जांच हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि लूटपाट के दौरान डकैतों ने दीनदयाल को ट्रेन से धक्का दे दिया था, लेकिन यह थ्योरी कमजोर लगती है क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय के पास कोई कीमती सामान नहीं था। एक यात्री ने बताया कि उसने किसी को उनके कैबिन से फाइलें और बिस्तर हटाते देखा था। उस आदमी की पहचान भारत लाल के रूप में हुई। कुछ गवाह बोले कि उस रात ट्रेन में कुछ अजीब लोग थे। कुछ ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के डिब्बे के पास कुछ लोगों को घूमते देखा था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो केस ठंडा पड़ गया। 1970 में फिर जांच हुई। सांसद बलराज मधोक ने संसद में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक हत्या थी। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बना, लेकिन कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता शायद इस मामले में शामिल थे। 2018 में दीनदयाल की 50वीं पुण्यतिथि पर फिर से चर्चा हुई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि दीनदयाल राजनीतिक साजिश का शिकार हुए थे। रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया, लेकिन आज भी सच धुंधला है। अब आते हैं 5वें और आखिरी रहस्य पर। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी, जिन्हें बड़ी राजनीतिक ताकत माना जाता था। 1975 की इमरजेंसी के दौरान उनका दबदबा था। बिना किसी पद के वो देश के सबसे ताकतवर शख्सियत बन गए थे। 23 जून 1980 दिल्ली का सफदरजंग एयरपोर्ट, सुबह का वक्त, संजय गांधी अपने दोस्त कैप्टन सुभाष सक्सेना के साथ एक छोटा प्लेन उड़ा रहे थे। दोनों हवा में कलाबाजी कर रहे थे, यानी स्टंट्स। फिर अचानक प्लेन ने नियंत्रण खो दिया। प्लेन सीधा नीचे आया और दिल्ली के विलिंगडन क्रेसेंट इलाके में क्रैश हो गया। मौके पर ही संजय गांधी की मौत हो गई। कैप्टन सक्सेना बुरी तरह घायल हुए, लेकिन बच गए। उस वक्त संजय गांधी की उम्र सिर्फ 33 साल थी, लेकिन इस हादसे में राजनीति में इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी, उनका बेटा, चला गया। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे पायलट एरर बताया गया, यानी हादसा। डायरेक्टरेट ऑफ एयर सेफ्टी के डायरेक्टर एचबी सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बहुत मुमकिन है कि क्रैश अनुभव की कमी के कारण हुआ है। हालांकि संजय के पास 500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्हें पिट्स जैसे हाई परफॉर्मिंग एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए पूरी तरह योग्य नहीं माना जाता था। लेकिन यहां भी बहुत से सवाल उठे। पहला, विमान में आग क्यों नहीं लगी? ऐसे हादसों में आमतौर पर विमान में आग लग जाती है, ईंधन से धमाका होता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। विमान क्रैश हुआ, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। यह असामान्य था। दूसरा सवाल, कैप्टन सक्सेना ने बाद में क्या कहा? कैप्टन सक्सेना कई सालों तक चुप रहे। फिर कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने संकेत दिए कि कुछ तो गड़बड़ थी। उन्होंने कहा कि विमान के कंट्रोल्स में अचानक समस्या आ गई थी, जैसे किसी ने छेड़छाड़ की हो। तीसरा सवाल, संजय गांधी के दुश्मन कौन थे? इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने बहुत से लोगों को नाराज किया था। नसबंदी अभियान में उनकी भूमिका विवादित थी। झुग्गी झोपड़ी हटाने में उन्होंने बहुत कठोर कार्रवाई की थी। कई ताकतवर लोग उनसे नाखुश थे। क्या किसी ने उनसे बदला लिया था? चौथा सवाल, प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट कहां है? हादसे की जांच रिपोर्ट 1981 में आई, यानी 1 साल बाद। रिपोर्ट में इतनी देरी क्यों हुई? उससे भी बड़ी बात कि पूरी जांच रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। अगर ये सिर्फ हादसा था तो छुपाने की क्या जरूरत थी? सवालों के साथ साथ संजय गांधी की मौत पर कई थ्योरीज भी आई। पहली थ्योरी, विदेशी खुफिया एजेंसियों की भूमिका। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पॉडकास्ट में बड़ा दावा किया कि संजय गांधी की मौत रूस ने करवाई थी।
स्वामी ने कहा कि रूस को डर था कि संजय भारत को अमेरिका के करीब ले जाएंगे। दूसरी थ्योरी, विमान से छेड़छाड़। 1980 में संसद में सांसद आरपी यादव ने एक चिट्ठी पेश की जिसमें आरोप था कि आरएसएस के एक मैकेनिक ने विपक्षी नेता नानाजी देशमुख के कहने पर विमान के इंजन के साथ छेड़छाड़ की थी। चिट्ठी में लिखा था कि मैकेनिक ने कुछ ऐसा किया कि विमान टेक ऑफ के 15 से 20 मिनट बाद क्रैश हो जाए। हालांकि इन आरोपों की कोई पुष्टि नहीं हुई। तीसरी थ्योरी, कांग्रेस के अंदर की राजनीति। सबसे विवादास्पद थ्योरी यह है कि क्या संजय की मौत कांग्रेस पार्टी के अंदर की साजिश थी। इमरजेंसी के दौरान संजय ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया था। कुछ थ्योरी कहती है कि कांग्रेस के अंदर एक गुट चाहता था कि संजय को हटाया जाए। चौथी थ्योरी, इंदिरा गांधी को चेतावनी थी। एक और नजरिया यह है कि संजय की मौत सिर्फ उन्हें खत्म करने के लिए नहीं थी, बल्कि इंदिरा गांधी को संदेश देने के लिए थी। इंदिरा के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत दुश्मन थे। अगर संजय वाकई में साजिश का शिकार थे तो इसका मतलब था कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि प्रधानमंत्री का बेटा भी। पांचवी थ्योरी, इंदिरा गांधी की साजिश। संजय की मौत के बाद राजीव गांधी को राजनीति में लाया गया। राजीव इससे पहले एक पायलट थे और राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन संजय की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने राजीव को मजबूर किया। कुछ लोगों का मानना है कि संजय इंदिरा गांधी से भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। उनका कांग्रेस पार्टी पर पूरा नियंत्रण था। क्या किसी को इस बात में खतरा नजर आया था? नेताजी से संजय गांधी तक इन सभी रहस्यों में कुछ बातें कॉमन है। पहली बात, सभी मामलों में पूरी जांच नहीं हुई। या तो जांच अधूरी रही या फाइलें गायब हो गई, मतलब सच पूरी तरह कहीं सामने नहीं आया। दूसरी बात, सभी मौतें किसी न किसी के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हुई। तीसरी बात, सरकारें चुप रहीं, सच सामने नहीं लाया गया। नेताजी की मौत से अंग्रेजों को और नेहरू सरकार को फायदा हुआ, क्योंकि नेताजी अगर वापस आते तो नेहरू की स्थिति कमजोर हो सकती थी। मुखर्जी की मौत से नेहरू के कश्मीर स्टैंड को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा स्वर खत्म हो गया। शास्त्री जी की मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। दीनदयाल उपाध्याय की मौत से जनसंघ को झटका लगा और उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को फायदा हुआ। संजय गांधी की मौत से कांग्रेस में सत्ता के समीकरण बदल गए। सवाल है कि क्या हमें सच जानने का हक नहीं? डेमोक्रेसी में पारदर्शिता जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी। अगर किसी नेता की मौत संदिग्ध है तो जनता को सच जानने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ हर बार हर मौत पर पर्दा डाला गया। लोग कहते हैं कि कुछ सच इतने बड़े होते हैं कि उन्हें सामने लाने से देश में अराजकता फैल सकती है। बड़े होते हैं, कह सकते हैं कड़वे होते हैं, शायद इसीलिए सरकारें चुप रहती हैं। लेकिन ये तर्क सही नहीं लगता। सच को दबाने से अफवाहें ज्यादा फैलती हैं, लोगों में शक बढ़ता है, संस्थाओं पर से भरोसा उठता है। हर देश में ऐसे रहस्य होते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। ब्रिटेन में प्रिंसेस डायना की मौत को लेकर सवाल उठे। रूस में कई नेताओं की रहस्यमयी मौतें हुई। लेकिन इन देशों में समय के साथ कुछ जानकारी सामने आती है, रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है। भारत में भी ऐसा होना चाहिए। एक निश्चित समय के बाद सभी दस्तावेज सार्वजनिक होने चाहिए, चाहे वो कितने भी संवेदनशील क्यों ना हो। 50 साल या 75 साल बाद, इतनी लंबी अवधि के बाद तो सच बताया ही जा सकता है, क्योंकि तब तक तो वो इतिहास बन चुका होता है। करंट पॉलिटिक्स नहीं रहती। नेताजी की मौत को 80 साल हो गए, मुखर्जी की मौत को 72 साल, शास्त्री जी की मौत को 60 साल, दीनदयाल उपाध्याय की मौत को 57 साल और संजय गांधी की मौत को 45 साल। इतने साल बाद भी अगर फाइलें छुपाई जा रही हैं या सच छुपाया जा रहा है तो ये सही बात नहीं है। इन रहस्यों का एक और पहलू है। ये हमें बताते हैं कि सत्ता कितनी खतरनाक चीज है। जब किसी को लगता है कि उसकी सत्ता खतरे में है तो वो क्या नहीं कर सकता या वो क्या क्या कर सकता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े। सीजर को मारा गया, लिंकन को मारा गया, गांधी जी को मारा गया, इंदिरा गांधी को मारा गया, राजीव गांधी को मारा गया। लेकिन इन 5 मामलों में फर्क यह है कि यहाँ खुलकर हत्या नहीं हुई, यहाँ हादसा दिखाकर मारने की कोशिश की गई या फिर बीमारी का बहाना बना दिया गया, गायब करा दिया गया। ये और भी खतरनाक है, क्योंकि ऐसे मामलों में सच कभी सामने नहीं आता। आखिर में बस इतना कहूंगी, इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। इतिहास के जो हमारे अहम किरदार हैं, हमारे नेता रहे चाहे कोई और, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। इन रहस्यों को याद रखना चाहिए और सवाल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि जब सवाल पूछना बंद हो जाता है तब वाकई सच दफन हो जाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या इन रहस्यों का सच कभी सामने आएगा? क्या सरकार को अब सारी फाइलें सार्वजनिक कर देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर भेजें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
लाइक करें, शेयर करें और ऐसे एक्सप्लेनर्स के लिए कड़क को अभी सब्सक्राइब करें।